ये चाहता हूँ कि हमारी इस नवल्स एकेडमी के जो बच्चे हैं, हम इन बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो जहाँ खड़े हों लाइन वहीं से शुरू हो। कागज के टुकड़े के लिए दिल के टुकड़े को दांव पर मत लगाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। ये जो नंबर का खेल चल रहा है ना, इस नंबर के खेल में अपने बच्चे की जिंदगी को तबाह मत करिए। आपने युधिष्ठिर का नाम सुना होगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? उन्होंने कहा कि महाराज जरा ये बताने का कष्ट करें कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है। अब अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो क्या उत्तर कोई देगा? तो मुस्कुरा करके युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष महाराज क्या सवाल आप पूछते हैं, ये कौन सा बड़ा कठिन सवाल है जिसका उत्तर मुझे देना है। यक्ष ने कहा बड़ी विनम्रता के साथ, अरे नहीं नहीं बताइए तो जरा बताइए क्या है राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य। तो उन्होंने कहा कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने राज्य की सुरक्षा और यदि संभव हो तो अपने पुरुषार्थ से दूसरे के साम्राज्य को जीत करके अपने राज्य का विस्तार। यक्ष ने कहा और? तो राजा ने कहा कि राज्य में उत्तम प्रकार की न्याय व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराना। उन्होंने कहा और? उन्होंने कहा बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करना। उन्होंने कहा और? उन्होंने कहा अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना। उन्होंने कहा और? अच्छी नागरिक व्यवस्था देना। उन्होंने कहा और? अच्छा खाद्य सुरक्षा का व्यवस्था देना। उन्होंने कहा और? अब वो और करते गए, वो बताते गए। अंत में जब अंतिम बार यक्ष ने और कहा तो राजा खींच गए। राजा ने कहा यार तुम बताओ, अजीब सवाल पूछ रहे हो। कोई राजा अगर अपने राज्य में जितना मैंने बताया है इतना अगर कर दे तो उससे बढ़िया राजा कौन है? उससे बढ़िया राजा कौन है? आप लोग भी खुद विचार करिए कि राजा अगर राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था करता है, राज्य का विस्तार करता है, राज्य की सीमाएं सुरक्षित रखता है, अच्छी कानून व्यवस्था देता है, अच्छा न्याय व्यवस्था देता है, अच्छी विधि व्यवस्था देता है, सब कुछ अच्छा देता है, तो उससे बढ़िया राजा कौन हुआ? तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ कर दिया तो करने के लिए बाकी कुछ काम रहा। यक्ष ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ा। उसने कहा कि महाराज ये जितना आपने बताया है ये राजा के कर्तव्यों का सिर्फ 10% है। कितना है? ये राजा के कर्तव्यों का सिर्फ 10% है। अब तो युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष अगर ये 10% है तो बाकी का 90% क्या है? बाकी का 90% क्या है? यक्ष ने कहा कि महाराज ये जितना आपने बताया ये सिर्फ 10% इसलिए है क्योंकि आपका राजा का असली कर्तव्य ये है कि वो अपने जीते जी अपने होशो हवास में अपना एक योग्य उत्तराधिकारी तैयार करे। अपना एक योग्य उत्तराधिकारी तैयार करे, क्योंकि अगर उत्तराधिकारी योग्य तैयार नहीं कर पाया तो उसके नहीं रहने के बाद न तो राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, न अच्छी कानून व्यवस्था रहेगी, न अच्छी विधि व्यवस्था रहेगी, न अच्छा जल की व्यवस्था रहेगी, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो आप जरा आप ईमानदारी से अपना अपना दाहिना हाथ उठाइए और उठा करके अपने हृदय पर रखिए और अपने अपने हृदय पर रख करके, अभी किसी ने रखा नहीं, हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है, अपना अपना दाहिना हाथ उठाइए और अपने अपने हृदय पर रखिए और ईमानदारी से उससे प्रश्न करिए इस कहानी के हिसाब से आपकी सबसे कीमती चीज क्या हुई? आपका बच्चा। और जैसा कि हम जानते हैं जो चीज जितने ज्यादा कीमती होती है उसकी उतनी अधिक सुरक्षा में रखी जाती है। बोलिए मैं सही बोल रहा हूँ गलत? समाज भरेगा, या तो आप भरिए या तो बाहर भरेगा। घर में भरा जाएगा तो वो शुद्ध चीज होगी और बाहर भरा जाएगा तो नकली माल उसमें भरा जाएगा। बाहर भरा जाएगा तो कैसा माल होगा? नकली माल होगा। घर में भरा जाएगा माता के द्वारा, पिता के द्वारा, तो वो शुद्ध होगा और शुद्ध होगा तो वैसा ही उसका हृदय बनेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो थोड़ा एक काम करिएगा, ये जो आप लोग बैठे हैं ना, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की उम्र ज़्यादा 35-40 साल वाली है।
45 साल वाली है, अभी आपको हमारी बात उतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब 60 और 65 के हो जाएंगे ना, इस घुटने में आर्थराइटिस पकड़ेगा, आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा, हाथ में दूसरी परेशानी शुरू हो जाएगी, आंत और पेट खराब हो जाएगा, आमदनी भी बंद हो जाएगी, नौकरी से रिटायर हो जाएंगे, और जो लोग व्यवसाय कर रहे होंगे वो 10 बजे की जगह 12 बजे जाएंगे, 4 बजे चले आएंगे, 4 घंटे का केवल उस समय अपने व्यापार व्यवसाय को दे पाएंगे। तब वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी तब? किसकी? अपने बच्चों की। आप कहेंगे बेटा जरा 2 घंटा हमारे साथ आज शाम को रहना, तो कहेगा क्यों मम्मी? अरे बेटा जरा हम शाम को अकेले हो जाते हैं तो सोचते हैं तुम रहोगे तो थोड़ा हमको अच्छा लगेगा। पलट कर पूछेगा आप थी क्या हमारे साथ? आप थी क्या? अरे तो बेटा हमने तुम्हारी सब चिंता किया, बताओ हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ये दिया वो दिया। तो फिर पलट करके कहेगा तो हमसे भी ले लो ना। कितना देना है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख ले लो हमसे। हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है। आप अपने बच्चे के साथ इमोशनल और सेंटिमेंटल रिश्ता बनाएंगे तो वो भी वापस आपको इमोशन और सेंटिमेंट करेगा। लेकिन अगर आपको ये भ्रम हो कि इस भौतिकवादी युग में आप पैसे से आप अपने बच्चे की सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे, तो क्षमा करिएगा मैं अभी हाथ जोड़ ले रहा हूं आप लोगों से, आप लोग बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं। 60, 65, 70 बरस के जब होंगे, जब वास्तव में आपको अपने बुढ़ापे की लाठी की जरूरत पड़ेगी, तो लाठी लेकर के कोई और चला गया होगा, उसके अंदर आपके लिए सेंटिमेंट और इमोशन नहीं बचेगा। तो क्या करना है आपको? क्या करना है? 2 घंटा देना है प्रतिदिन, और 1 दिन नहीं देना है, रोज देना है। हमने जाने अनजाने आपसे हृदय पर हाथ रखवा लिया है, झूठ मत बोलिएगा। आपको आपके बच्चे की कसम, आपको आपके बच्चे की कसम। अब कसम को झूठा मत करिएगा। अच्छा क्या मांग रहा हूं? क्या मांग रहा हूं? जो मांग रहा हूं वो किसके लिए मांग रहा हूं? आपके लिए, बच्चों के लिए। अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 60-65 बरस की उम्र में अगर बच्चा आपको समय नहीं भी देता है, पैसा भी नहीं देता है, तो भी इस बात का संतोष आपको हमेशा रहेगा कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। और यकीन मानिएगा, जो खुशी मुझे आज यहाँ पर डॉक्टर अपरा मिश्रा को अपने बीच में बुला करके हो रही है, उस खुशी का अगर आपको भी अनुभव करना है तो आप भी इस पर काम शुरू कर दीजिए। मैंने उदाहरण लिया था कि जब बच्चे नृत्य कर रहे थे तो आप लोग उनकी फोटो बना रहे थे। फोटो किसकी बनाई जाती है? जो कुछ करता है। पिक्चर किसकी देखने जाते हैं? आपकी भी पिक्चर लगती है क्या? टीवी पर मैच किसका देखते हैं? टीवी पर मैच किसका देखते हैं? जो उस लायक होता है कि उसे टीवी पर दिखाया जाए। साहब, लायकियत पैदा करना ये इस समय इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्य ये है कि इस समय की शिक्षा भटक गई है और भटक करके केवल एक भ्रम का शिकार बन करके रह गई है। भ्रम क्या है? क्या भ्रम है? जरा ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। हर गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा ही टॉप करे। बोलिए सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हर बच्चा चाहता है कि मेरा ही बच्चा क्लास टॉप करे। अब जरा हमको बता दीजिए क्या ये संभव है 2 पहलवान लड़े दोनों जीत जाए? तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी इस नवल्स एकेडमी के जो बच्चे हैं, हम इन बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो जहाँ खड़े हों लाइन वहीं से शुरू हो। वो जहाँ खड़े हों लाइन वहीं से शुरू हो। हमारा हर बच्चा, अभी एक बच्चा यहाँ से गाना गा करके गया। कैसा गाया? कैसा गाया था? इसी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा था। मैं आज आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं। कर लूं क्या? कर लूं? एक भ्रम निकाल दीजिए।
ये जो नंबर का खेल चल रहा है ना, इस नंबर के खेल में अपने बच्चे की जिंदगी को तबाह मत करिए। कागज के टुकड़े के लिए दिल के टुकड़े को दांव पर मत लगाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत तकलीफ होती है जब हमारे बच्चे आते हैं और देखते हैं कि वो अपने गार्जियंस की महत्वाकांक्षा का शिकार होकर के बने हुए हैं। मैं बात करता हूँ गार्जियन से। मेरे एक स्कूल में एक पीटीएम से एक गार्जियन निकल रहा था, बहुत सारे गार्जियन निकल रहे थे। तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था और देखा कि सीढ़ी रास्ते वो गार्जियन अपने बच्चे को, जो मुश्किल से अपर केजी या 1 में थी, उसको लेकर के आ रहे थे। तो उसको लगातार पीटे जा रहे थे, वो रो रही थी। मैम, वो लगातार रो रही थी। तो मैंने सर्वेंट को घर बोला, मैंने कहा उनको बुला के लाओ। वो आए, मैंने उनसे पूछा भैया काहे मार रहे हैं, इतनी वो छोटी सी बच्ची है। बोले कहते हैं पढ़ो, पढ़ती ही नहीं है। अरे उनका क्या हो गया, कितना परसेंट नंबर आया? तो उन्होंने कहा कि नंबर तो इसका 98 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन रैंक इसका 5 आ गया। हमने कहा प्रभु आपका रैंक कितना आया था जब आप पढ़ते थे? आपका रैंक कितना आया था? क्या बनाना चाह रहे हैं भाई आप इसको? क्या बनाना चाह रहे हैं? कागज के टुकड़े के लिए दिल के टुकड़े को आप इतना आहत कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा या छोटी सी बच्ची आपके लिए मन में अगर कोई प्रतिक्रियात्मक भाव लेकर के जीवन में आगे बढ़ी तो क्या स्थितियां होंगी, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। और खास करके 8वीं से ऊपर के जो गार्जियन हैं वो तो बहुत सतर्क रहेंगे, क्योंकि 9वीं में जैसे बच्चे पहुंचते हैं तो पहले छोटा वाला पंख निकलता है, ये इतना बड़ा वाला है, और जैसे 10 पास करके 11 में जाते हैं ये बड़ा वाला पंख निकल जाता है। और जब उसको पंख निकल जाएगा और वो ऊपर निकल जाएगा तो आपकी भी पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि क्या करें, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं। हमारे पास 90% पेरेंट आते हैं हेल्पलेस, कहते हैं सर सुनता ही नहीं है। अरे कैसे नहीं सुनेगा? आपने समय रहते तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने उसकी चिंता ही नहीं की, और अब आपको लगता है कि सब आपके मुट्ठी में आ जाए, तो नहीं आएगा। आपको उसकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। बच्चा घर में आकर के अगर मम्मी से कहता है कि मम्मी पैसा दे दो, काहे के लिए? पिक्चर देखने जाना है, मम्मी चाट खाने जाना है, डोसा खाने जाना है, किसके साथ? दोस्त के साथ। तो अगर आप कहेंगे मारेंगे, मुंह घूम जाएगा तुम्हारा, बेहू जाकर चलो दिन भर चाट खाना है, तुमको इधर उधर जाना है, तो वो चोरी से पैसा पापा के पॉकेट से निकाल करके और जा करके खा के आएगा, या हो सकता है दोस्त के पैसे से खा करके, और जीवन भर के लिए अपने अंदर एक नकारात्मक भाव अपने माता पिता के प्रति पैदा कर ले कि देखो मेरे माता पिता कितने जल्लाद हैं। मैं बता रहा हूँ पेरेंटिंग आपको, सुनिए, चाट खाना या कोई भी चीज उसकी जरूरत है, उस जरूरत को समझिए। वो बाहर खाना चाहता है तो आपको सिर्फ इतना सिखाना है, अरे बेटा, जैसे ही वो आकर बोला मम्मी पिक्चर देखने जाना है, बहुत अच्छी पिक्चर धुरंधर लगी है, हम देखे नहीं हैं, हम उसका विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, मम्मी धुरंधर पिक्चर लगी है, दोस्तों के साथ जाना है। अरे बेटा क्या गजब तुम बात करते हो, कल पापा बोल रहे थे चलो हम लोग धुरंधर देख करके आते हैं। नहीं भी मन है तो भी धुरंधर का टिकट लेकर चले जाइए, उसको दिखा करके आइए। नहीं मन है तो भी जाइए। पेट आपका खराब रहता है, चाट खा करके पेट नहीं पचा पाएंगे तो भी जाइए चाट खाने उसके साथ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो कब कहाँ भरा जाना है। उसकी जरूरतों का जो प्याला है ना, उसे खाली मत रहने दीजिए, उसको भरिए। आप भरिएगा तो वो सर्वोत्तम होगा, और खाली छोड़िएगा तो कोई दूसरा उसमें भर देगा। नहीं भरने देंगे ना, बहकावे में नहीं आएंगे किसी के। तो चलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।